जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम बात करेंगे पॉकेट जीके की। ठीक, पॉकेट जीके में बायोलॉजी, पॉकेट जीके, राइट। पॉकेट जीके में आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। ये रही आपकी पॉकेट जीके। ठीक, आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी तो चलिए, पहला पाचन तंत्र के जो रोग हैं उनके बारे में बात करते हैं। पाचन तंत्र के क्या हैं? रोग, विकार। रोग को क्या बोलते हैं? विकार। तो जो विकार हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। पहला देखो, पीलिया विकार। पीलिया विकार या रोग, ठीक। पहले में क्या है? पीलिया विकार। यह रोग यकृत को प्रभावित करता है। यकृत मतलब लीवर। यह यकृत को प्रभावित करता है। बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक। यह यकृत को प्रभावित करता है। इसमें बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। त्वचा और आँखों का रंग पीला दिखता है, तो पीलिया रोग कहते हैं। त्वचा और आँखों का रंग पीला दिखने लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पीलिया रोग कहते हैं। त्वचा और आँखों का रंग पीला पड़ जाता है। एक्लिप्टो नामक पौधे का उपयोग पीलिया के उपचार में किया जाता है। किस? एक्लिप्टो। एक्लिप्टो नामक पौधा। एक्लिप्टो नामक पौधा। एक्लिप्टो नामक पौधे का उपयोग इसके विकार, इसके जो उपचार है उसके लिए किया जाता है। किसके? पीलिए के लिए, एक्लिप्टो नामक पौधा के लिए, ठीक। एक्लिप्टो नामक पौधा किया जाता है इसके उपचार के लिए, राइट। इसमें क्या होता है? पीलिया में यह एक यकृत को प्रभावित करता है, यकृत में दिक्कत करता है, ठीक। बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ाता है। बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ाता है। त्वचा और आँखों का रंग पीला हो जाता है। एक्लिप्टो नामक पौधे का उपयोग किया जाता है। इसके उपचार के लिए एक्लिप्टो नामक पौधे का उपचार किया जाता है। बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाता है। यह यकृत को प्रभावित करता है। त्वचा और रंगों का रंग पीला हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, दूसरा है दस्त। दूसरा क्या है? दस्त। दस्त जो है यह बच्चों में होने वाला एक सामान्य रोग है। कैसा है? ये बच्चों में होने वाला, बच्चों में होने वाला एक सामान्य रोग है। यह छोटे बच्चों पर देखने पर मिलता है। तो बच्चों पर होने वाला ये सामान्य रोग है दस्त, और ये बड़ी आंत को प्रभावित करता है। पीलिया किसको प्रभावित करता है? यकृत को। पीलिया यकृत को, और दस्त जो है वो बड़ी आंत को प्रभावित करता है। वह बड़ी आंत को प्रभावित करता है। दस्त बड़ी आंत को प्रभावित करता है। इसमें शरीर में जल व खनिज लवणों की कमी हो जाती है। इसमें जल और खनिज लवणों की कमी हो जाती है, ठीक। इसमें खनिज लवणों और जल की कमी हो जाती है। इसमें जल और खनिज लवणों की कमी हो जाती है। किसमें? दस्त में। जल और खनिज लवण, जो भी खनिज लवण है उनकी कमी हो जाती है। इसके लिए रोटा वायरस व जीवाणु इकोली जिम्मेदार। इसमें रोटा वायरस ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके लिए रोटा वायरस जो भी है याद करने के लिए रख लो। बच्चों में होने वाला सामान्य रोग है दस्त। इसमें शरीर में जल व खनिज लवण की कमी हो जाती है। इसमें जल और खनिज लवण की कमी हो जाती है। इसके पहले जो पीलिया रोग था उसके बारे में फिर रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पीलिया रोग ये यकृत को प्रभावित करता है। बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ा देता है। त्वचा और आँखों का रंग पीला हो जाता है। क्लिप्टो नामक पौधे से उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। दस्त जो है ये बच्चों को प्रभावित करने वाला है, बड़ी आंत को प्रभावित करता है। इसमें शरीर व जल की खनिज की मात्रा कम हो जाती है, ठीक। अगला बात करो, कोष्ठबद्धता व कब्ज। कब्ज रोग जो है, कोष्ठबद्धता व कब्ज रोग। कोष्ठबद्धता व कब्ज रोग ये तीसरा है। किसमें? पाचन के तंत्र के विकार, ठीक। कोष्ठबद्धता व कब्ज, इसमें मलाशय में मल रुक जाता है। इसमें मलाशय जो होता है वहाँ पर क्या हो जाता है? मल रुक जाता है।
और आंत की गतिशीलता अनियमित हो जाती है। आंत की गतिशीलता अनियमित हो जाती है। आंत की गतिशीलता अनियमित हो जाती है। इसमें जो है आंत की गतिशीलता अनियमित हो जाती है। सभी एंजाइम केवल प्रोटीन के बने होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम के बने नहीं होते। सभी जो एंजाइम हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम के बने नहीं होते। तो सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, याद कीजिए। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, बट सभी प्रोटीन एंजाइम के बने नहीं होते। तो लेकिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन के बने हो सकते हैं, लेकिन प्रोटीन जो है वो एंजाइम के बने नहीं है। ठीक, ऐसे कोष्ठबद्धता कब्ज रोग, इसमें मलाशय में मल रुक जाता है। कोष्ठबद्धता है कब्ज मतलब रुक, जो मलाशय है कब्ज में दिया है, ठीक, उसी में मलाशय को रुक जाना, मल रुक जाना, मलाशय में मल रुक जाता है। आंत की गतिशीलता अनियमित हो जाती है, उसमें कोष्ठबद्धता व कब्ज रोग हो जाता है। इसमें और क्या देखा कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन का बना होता है। एंजाइम जो है, सभी एंजाइम जो है प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम के बने नहीं होते हैं। अब बात करते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र कोशिकाओं को अपनी क्रियाओं के संपादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सांस लेने की भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तथा इसके लिए O2 का ऑक्सीकरण होता है। यह क्रिया रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाती है। ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाती है। किसके माध्यम से? ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाती है। ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाती है। इसमें क्या होता है? O2 का ऑक्सीकरण होता है और निकलता क्या है? CO2 निकलता है, CO2, ठीक, और O2 का ऑक्सीकरण होता है। आगे देखते हैं CO2 का उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को मतलब बाहर करना, जैसे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करना, तो ठीक, तो CO2 का मतलब यही होता है। उत्सर्जन मतलब अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करना। इसी संपूर्ण प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। इसी संपूर्ण प्रक्रिया को श्वसन का नाम दिया गया है। इसी संपूर्ण प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, ठीक। श्वसन कैसी है? यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माशोषी नहीं है, ध्यान रखना, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कैसी? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। श्वसन तंत्र के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहले तो इसमें O2 का ऑक्सीकरण होता है और फिर CO2 का उत्सर्जन होता है। मतलब पहले आता है ऑक्सीजन लेके, जाता है CO2, ठीक। यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इसमें 3 भाग होते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया मुख्यतः 3 भाग होते हैं, राइट। पहला है ऊपरी श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र। दूसरा है निचला श्वसन तंत्र। दूसरा क्या है? निचला श्वसन तंत्र, ठीक, निचला श्वसन तंत्र। एक तरफ से बात किया जाए तो पहला है ऊपरी श्वसन तंत्र। पहला क्या है? ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन में नोच दिया है, नासिका। नासिका में श्वसन अंग का पहला भाग जो एक हड्डी झिल्ली द्वारा 2 भागों में विभक्त होता है। एक हड्डी और झिल्ली द्वारा विभक्त होता है। एक हड्डी और झिल्ली द्वारा विभक्त होता है, उसे नोच कहते हैं। श्वसन अंग का पहला भाग कौन सा है? नाक, नोज, नासिका, ठीक। नासिका बोलते हैं इंग्लिश में, नोज। तो श्वसन तंत्र का, श्वसन अंग का पहला भाग जो है वो है नासिका, नोज। इसमें एक हड्डी और झिल्ली द्वारा 2 भागों से विभक्त होता है। इसमें पाए जाने वाले पहले महीन बाल झाड़ूनुमा, पच्छाव व श्लेष आदि श्वास वायु से धूल कण व पराग कण फुफ्फुदे आयु से शुद्ध करते हैं। जैसे नाक में देखते हो ना, बाल जगाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं झाड़ूनुमा। महीन बाल होते हैं, झाड़ूनुमा होते हैं, पच्छाव होते हैं, झाड़ूनुमा होते हैं, और
पच्छाव होते हैं, इतना देखो। श्लेष आदि श्वास वायु के जो धूल कण, पराग कण और फुम्बा जो भी कण हैं वो आते हैं तो उनको दूर कर उसे शुद्ध करते हैं। तो ये कौन करता है? झाड़ू नुमा जो बाल हैं, जिनको झाड़ू नुमा नाम दिया गया है, वही इनकी सेफ्टी करते हैं। श्वसन अंग का पहला भाग क्या है? एक हड्डी झिल्ली द्वारा 2 भागों में विभक्त होते हैं। श्वसन अंग का पहला भाग नोज व नासिका। ठीक, अगला बात करते हैं। अगला है मुख। पहला है माउथ, ठीक, दूसरा क्या है? मुख। इसमें मुख में बात करते हैं, यह द्वितीय अंग की तरह कार्य करता है। यह द्वितीय, पहला अंग नोज हो गया, नासिका हो गया, वह द्वितीय अंग की तरह कार्य करता है, किंतु इसके द्वारा ली गई श्वास अपेक्षाकृत कम होती है। मुख के द्वारा भी सांस ली जाती है। अगर नाक बंद कर दिया जाए तो मुंह के द्वारा भी सांस लिया जा सकता है, लेकिन यह अच्छा नहीं होता है, ठीक, हानिकारक होता है। तो पहले ज़्यादातर नाक से ही लेना चाहिए। इसमें से हम लोग नहीं लेते हैं, मुख से नहीं लेते हैं, बट एक ऑप्शन है, जैसे 4 ऑप्शन होते हैं तो कोई भी चूज कर सकते हैं। उसी तरह इसमें भी ऑप्शन है, आप सांस लेना चाहते हैं नासिका के द्वारा, नोज के द्वारा, तो ठीक है, माउथ से भी ले सकते हैं, ठीक। और द्वितीय अंग के बारे में बताइए। द्वितीय अंग है किसका? श्वसन तंत्र जो है, श्वसन के लिए ये द्वितीय अंग है, ठीक। इसके द्वारा ली गई श्वास अपेक्षाकृत कम शुद्ध होती है। कम शुद्ध होती है क्योंकि इसमें कोई रुकावट है ही नहीं। उसमें क्या होता है? झाड़ू नुमा बाल होता है, पच्छाव होता है, तो वो जो है कण को रोक लेता है और उसे शुद्ध करके भेजता है। और इसमें तो कुछ है नहीं, तो इसमें चला जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम ग्रसनी की। ग्रसनी पेशी चिमनी नुमा। यह कैसी है? चिमनी नुमा है संरचना में। ग्रसनी जो है चिमनी नुमा संरचना में है, जो नासिका गुहा से पृष्ठ भाग से आहार नली के ऊपर तक फैली होती है। जो नासिका गुहा के पृष्ठ भाग से आहार नली के ऊपरी भाग तक फैली होती है, उसे ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी क्या है? ग्रसनी पेशी चिमनी नुमा है। ग्रसनी कैसी है? चिमनी नुमा है, चिमनी नुमा है, ठीक। आहार नली के ऊपर भाग तक तो फैली, नासिका गुहा के पृष्ठ से आहार नली के ऊपरी भाग तक फैली हुई है। ग्रसनी भोजन निगलने में भी सहायक होती है। ग्रसनी जो है भोजन निगलने में भी सहायक होती है। ग्रसनी जो है भोजन निगलने में भी सहायक होती है। भोजन निगलने में सहायक ग्रसनी, भोजन निगलने में भी सहायक होती है ग्रसनी। अतः इसमें पाए जाने वाला एपिग्लॉटिक्स ढक्कन पल्लेदार यह सुनिश्चित करता है कि वायु श्वास नली में ही जाए। ये कौन सुनिश्चित करता है? यह सुनिश्चित करता है ग्रसनी। ये सुरक्षित कौन करता है? ग्रसनी, ठीक। अतः यह पाए जाने वाले इसमें एपिग्लॉटिक्स जो है इसमें कहाँ पर जाए? यह श्वास नली में ही जाए। इसकी जो वायु है श्वास नली में ही जाए, सुनिश्चित करता है, राइट। इसमें बात करते हैं चिमनी नुमा आकृति है। ये पहला क्या है? चिमनी नुमा आकृति है। यह चिमनी नुमा आकृति है और यह नासिका गुहा के पृष्ठ से आहार नली के ऊपरी भाग में तक फैली है। नासिका अभी नोज गुहा तो पढ़ा था, उसी के पृष्ठ से आहार नली, भोजन जिसमें जाता है उसमें उसके ऊपरी भाग तक फैली है। ग्रसनी भोजन निगलने में सहायक होती है। ग्रसनी भोजन निगलने में सहायक होती है, इसमें भोजन निगलने में सहायक होती है, ठीक। स्वर तंत्र, लेरिंग्स की बात करते हैं। स्वर तंत्र जिसे बोलते हैं लेरिंग्स, स्वर तंत्र, ये 9 तरह की उपास्थियों से बना होता है। यह 9 तरह की उपास्थियों से बना होता है। यह 9 तरह की उपास्थियों से बना होता है जो कंठ, ग्रसनी व श्वास नली को जोड़ती है। जो कंठ, ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ता है। ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ता है। ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ता है। ग्रसनी कहाँ तक फैला रहता है? आहार नली के ऊपरी सिरे तक फैला रहता है, ठीक। तो ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ता है स्वर तंत्र। 9 तरह के उपास्थियों से बना होता है। कैसे? 9 तरह के उपास्थियों से बना होता है। यह 9 तरह के उपास्थियों से बना होता है।
यह जो है 9 तरह के उपास्थ्यों से बना होता है। यह 9 तरह के उपास्थ्यों से बना होता है जो कंठ और ग्रास श्वास नली को जोड़ता है। यह ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ता है। यह ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ता है। इसमें स्वर रज्जु झिल्लियाँ पाई जाती है। इसमें स्वर रज्जु झिल्लियाँ पाई जाती है, वोकल कॉर्ड जिसे बोलते हैं। इसमें वोकल कॉर्ड भी पाई जाती हैं। किसमें? स्वर तंत्र में क्या होता है? वोकल कॉर्ड। ये जो वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड ही आवाज़ को निकालता है। वोकल कॉर्ड के द्वारा ही आवाज़ निकलती है, राइट। इसमें स्वर रज्जु स्वर तंत्र में स्वर रज्जु पाया जाता है, वोकल कॉर्ड पाया जाता है जो आवाज़ को बाहर निकालता है। ये 9 तरह की उपास्थ्यों से बना होता है। कितने तरह की? 9 तरह की उपास्थ्यों से बना होता है। उपास्थि जो है वो कमज़ोर होती है हड्डी से, मतलब अस्थि उपास्थि, ठीक। जो ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? स्वर तंत्र। जो लैरिंग्स होता है वो ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ता है। ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ता है। 9 तरह के उपास्थ्यों से बना होता है। इसमें वोकल कॉर्ड पाया जाता है जो सांस लेता है, आवाज़ निकलता है, ठीक। निचला श्वसन तंत्र। निचला श्वसन तंत्र की बात करते हैं। इसमें पहला है श्वास नली। इसमें पहला क्या है? ये 5 इंच लंबी श्वास नली 5 इंच लंबी नलिका है जो कुष्ठ स्तरीय पच्छावी स्तंभाकार उपकला द्वारा रेखित सी आकार के उपस्थित छल्ले से बनी है। सी आकार के उपस्थित छल्ले से बने सी आकार के उपस्थित छल्ले से बने सी आकार के उपस्थित छल्ले से बनी सी आकार के उपस्थित छल्ले से बनी है। श्वास नली कैसी है? सी आकार के उपस्थित छल्ले से बनी। श्वास नली सी आकार के उपस्थित छल्ले से बनी है। श्वास नली जो है वो सी आकार के उपस्थित छल्ले से बनी है। कैसी है? 5 इंच लंबी। श्वास नली 5 इंच लंबी नलिका है। श्वास नली 5 इंच लंबी नलिका है जो सी आकार के उपस्थित छल्ले से बनी है। ये छल्ले श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। ये जो छल्ले होते हैं श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। कितने? कोट स्तरीय पच्छावी स्तंभाकार उपकला कोट स्तरीय पच्छावी स्तंभाकार उपकला रेखी सी आकार को उपस्थित छल्ले से बनी है। ये जो छल्ले होते हैं ये श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। श्वास नली को चिपकने से श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं तथा उपकला श्लेष्मा निर्माण करती है। तथा उपकला जो है श्लेष्मा निर्माण करती है। उपकला श्लेष्मा निर्माण करती है जो शुद्ध वायु को फेफड़ों तक आकर्षित करती है। उपकला जो है वो श्लेष्मा निर्माण करती है, वायु को अग्रेसित करती है, जो शुद्ध वायु को फेफड़ों तक अग्रेसित करती है, जो शुद्ध वायु को फेफड़ों तक अग्रेसित करते हैं। ये छल्ले श्वास नली को चिपकने से रोकता है। ये छल्ले श्वास नली को चिपकने से रोकता है। 5 इंच लंबी होती है। इसमें पच्छावी स्तंभाकार उपकला होता है जो सी का आकार का होता है। श्वास नली कैसी होती है? सी आकार की होती है। इसमें छल्ले होते हैं, छल्ले से बने होते हैं जो चिपकने से रोकती है, वायु फेफड़ों को अग्रेसित करती है, शुद्ध वायु फेफड़ों को अग्रेसित करती है। श्वसनी और श्वसनिका ब्रोंकाई ब्रोंकियोल, ठीक। श्वसनी और श्वसनिका श्वास नली अंत में बाईं ओर श्वसनी में बढ़ जाती है। बाईं व दाईं ओर, बाएं और लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, लेफ्ट राइट दोनों तरफ बढ़ जाती है। श्वसनी में बढ़ जाती है। श्वास नली जो है आखिरी में लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ बढ़ जाती है, दोनों तरफ श्वसनी में बढ़ जाती है। तृतीयक श्वसनी में छोटी छोटी श्वसनिका बनती हैं। तृतीयक श्वसनी उसमें छोटी छोटी श्वसनिका बनती हैं जो वृक्षानुमा आकार लेकर गैस का विनिमय करती है। वृक्षानुमा आकार लेकर गैस का विनिमय करती है। वृक्षानुमा आकार लेकर गैस का विनिमय करती है। वृक्षानुमा आकार लेकर गैस का विनिमय करती हैं। कूपिका एल्वियोली
कुपिका किसे कहते हैं? श्वसनिका का अंतिम छोर एक कोपनिका कहलाता है। अंतिम जो श्वसन का अंतिम छोर होता है उसे कुपिका कहते हैं। श्वसन का अंतिम छोर किसे कहते हैं? कुपिका को कहते हैं। श्वसन का अंतिम छोर कुपिका, जिसमें सल की उपकला पाई जाती है, इसी में सल की उपकला पाई जाती है, इसे कुपिका कहते हैं। यह अंतिम छोर होता है, इसमें सल की उपकला पाई जाती है। यह कोशिकाओं में प्रवाहित रुधिर को गैसों का विनिमय करती है। यह कोशिकाओं में प्रवाहित रुधिर जैसे गैसों का विनिमय, रुधिर जैसे गैसों में प्रभावित, यह कोशिकाओं में प्रभावित रुधिर जैसे गैसों का कोशिकाओं में प्रभावित रुधिर जैसे गैसों का विनिमय करती है। कौन करता है? कुपिका करती है। ठीक। फेफड़े जो होते हैं ये लचीले कोमल व असंख्य श्वास नली, कोशिकाओं, रक्त वाहिनी और झिल्लियों से बने होते हैं। ये दाएं बाएं दो फेफड़ों जुड़े होते हैं, ये तो पता ही सबको, जिनमें दायां भाग अपेक्षाकृत कम लंबा, क्योंकि इसमें अपेक्षाकृत इसमें जो होता है, इसमें दायां भाग अपेक्षाकृत कम लंबा, जो कम लंबा और अधिक चौड़ा दिख रहा है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि क्योंकि दाएं साइड में जो आपका लीवर होता है, क्या होता है? लीवर, तो लीवर जो है काफ़ी जगह ले लेती है, इसी वजह से वहाँ पर थोड़ा सा कम जगह हो जाती है, तो अपेक्षाकृत उसको कम कर दिया गया है। तो बायां भाग में अपेक्षाकृत कम होती है फेफड़ा, ठीक, अधिक चौड़ा होता है, लंबा कम और चौड़ा ज़्यादा। बाएं में दो खंड व दाएं में तो दो खंड होते हैं व दाएं में कितने होते हैं? 3 खंड पाए जाते हैं। किसके? फेफड़े के। ठीक। बाएं में 2 खंड और दाएं में 3 खंड, 2 3, बाएं में 2 खंड और दाएं में 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 3। ठीक। प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से बना होता है, कई कोशिकाओं में पाया जाता है। ये कई कोशिकाओं में पाया, जिसमें कई कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये नहीं पाया जाता इसी में कई कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक। प्रत्येक फेफड़ा किसमें से? स्पंजी ऊतकों से बना होता है, स्पंजी ऊतकों से बना होता है। श्वसन मांसपेशियाँ बात करते हैं। ये मांसपेशियाँ श्वास लेने व छोड़ने में सहायक होती है। श्वसन मांसपेशियाँ जो होती है, श्वसन करने के लिए जो मांसपेशियाँ होती है वो सांस लेने और छोड़ने दोनों में सहायक होते हैं। श्वसन के लिए मध्य पर डायाफ्राम, जो कंकाल पेशी की एक पतली चादरनुमा संरचना है, जो कंकाल पेशी की एक पतली चादरनुमा संरचना है, के संकुचन से वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। वह शिथिलन से फेफड़ों से बाहर निकलती है, शिथिलन से फेफड़ों से बाहर निकलती है। निकलती किसमें से? शिथिलन से बाहर करती है। कंकाल पेशिका में एक पतली चादरनुमा संरचना होती है, डायाफ्राम जिसे बोलते हैं। श्वसन के लिए मध्य पर डायाफ्राम होता है, जो एक चादरनुमा संरचना होती है। यह वायु को प्रवेश करती है, जो मतलब अंदर लेती है, और शिथिलन के द्वारा बाहर होता है। वायु शिथिलन के द्वारा बाहर होती है और वायु जो प्रवेश करती है वो डायाफ्राम के द्वारा करती है। चादरनुमा आकृति का होता है। इसमें श्वास लेने और छोड़ने में सहायक श्वसन मांसपेशियाँ होती हैं। ठीक। पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियाँ पाई जाती है, डायाफ्राम के संकुचन व शिथिलन में मदद करती है। पसली जो होती है, पसली, उसमें विशेष प्रकार की कई प्रकार की मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, जो डायाफ्राम के संकुचन और शिथिलन मदद, संकुचन से क्या करते हैं? डायाफ्राम से श्वसन को लाते हैं। ठीक। और इसके बाद शिथिलन के द्वारा श्वसन को वापस कर देते हैं, बाहर हो जाता है। ठीक। तो लाया किस में जाता है? डायाफ्राम के द्वारा, जो चादरनुमा आकृति का है, शिथिलन के द्वारा उसे बाहर कर दिया जाता है। श्वसन प्रक्रिया, बाह्य श्वसन क्या कहलाता है? इसके बारे में, इसमें वायु का, यार इसके बाद फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वैसे भी 25 मिनट हो गए, इतना समय नहीं पढ़ाना चाहिए, ना खुद पढ़ना चाहिए, है ना। मेरा भी रिवीजन हो गया भाई, मैं भी तो चलता अब। ठीक। अब इसके बारे में हम कल बात करेंगे। अब इसके बारे में, इसके आगे होगा, ये अभी बहुत सारा पढ़ा है, तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे।
नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, आर्गन 93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक। और देखो इसमें लेना और निकालना दोनों अलग है। जो लेते हैं 78 ले लेते हैं और निकालते भी 78 हैं, ये नाइट्रोजन है। लेकिन ऑक्सीजन जो है लेते तो 21 हैं लेकिन निकालते हैं 16-17% है, तो 17 मानो। 93 लेते हैं, 93 वापस, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 लेते हैं, 4-5 ले वो बाहर करते हैं, तो ये होता है। ठीक। इसके बारे में हम कल समझाएंगे फिर कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं फिर। चलो चलो चलो, जय हिंद जय हिंद जय हिंद भाई लोग।